नीला रंग मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक रखता है, इसके बारे में मुझे अब तक कुछ नहीं मालूम हो सका, लेकिन ये एक अनोखी सच्चाई है कि मेरी जिंदगी इसी रंग में रंगी हुई है। एक खुसूसी नीलाहट जब भी मेरे सामने आई, कोई अहम वाकया, कोई हादिसा बन गई। सारी जिंदगी का तजुर्बा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस रंग के सामने आने के बाद कुछ ना हुआ हो। लातदाद वाकयात मेरे जहन की किताब में दर्ज हैं। अपनी दास्ताने हयात रकम करते हुए अगर मैं इसे नीले रंग की कहानी कहूँ तो गलत ना होगा। कहीं से शुरू कर दूं। अगर आप बीती सुनाऊं तो नीले रंग से शुरू होगी। मसलन बारलांग हिल का होटल दिलकशा, जिसके रिफ्रेशिंग हॉल में मैंने उस अनाबी रंग की लड़की को देखा था। दूध मैदे से मुशाबत देते हुए किसी के हुस्न को शहाबी कह दिया जाता है। कोई शायर आशिक महबूबा के रंग को शफक रंग कह देता है। उमूमन नज़ला कश्मीर के सेबों पर गिरता है जो गुलाबी होते हैं और महबूबा के आर्जी गुलाब गुलाब करार दिए जाते हैं, लेकिन ये सारे रंग मुझ पर बेअसर हैं। मैं उस अनाब हसीना को कोई अहमियत ना देता अगर वो मुझ पर सहर तारीक करने वाले नीले रंग के सूट में मलबूस ना होती। इसी रंग ने मुझे उसकी जानिब मतवज्जे किया था। अनोखी शख्सियत थी, ऐसा पुरसहर हुस्न कभी कभी ही देखने में आता था। आलम पना फिदवी इशारे का मुंतजिर है, तौफीक ने गर्दन खम करते हुए कहा, और मैं चौंक पड़ा। क्या हुआ? मैंने सवाल किया। बंदगाने आली उसी की खाते हैं, नजर ना पहचाने तो जीना महाल हो जाए। तौफीक ने कहा, तुझे बादशाहों के दौर में पैदा होना चाहिए था तौफीक। क्या होता? बड़े मनसब, बड़ी जागीरें हासिल करता। फिदवी को खुशी है कि वो इस बादशाह बल्कि शहनशाह के दौर में पैदा हुआ। पसंद आई है? अनोखा हुस्न है, इसमें कोई शक नहीं है। पेश करूं? बकवास मत करो, मालूम करो उसके बारे में, मैंने कहा, और तौफीक अपनी जगह से उठकर सीधा उन लोगों की तरफ चल पड़ा। मैं हैरत से मुंह खोल कर रह गया। इस तौफीक मरदूद के बारे में मेरी पेशन गोई थी कि वो एक ना एक दिन ऐसे ही किसी चक्कर में मारा जाएगा। इब्राहिम किशोरी और जॉन अपनी दिलचस्पियों में मसरूफ थे और उनकी तवज्जो उस तरफ नहीं थी। तौफीक सीधा उस वसी और रीज़ मेज पर जा पहुंचा और फिर ना जाने क्या कह सुनकर बैठ भी गया। कई मेजें जोड़कर एक कर दी गई थी जिन पर वो खानदान बैठा हुआ था। सबसे मोइमर शख्स कोई रिटायर्ड फौजी मालूम हो रहा था और वो अनाबी नीली हसीना उसी के साथ बैठी हुई थी। मैंने देखा वो सब तौफीक में दिलचस्पी ले रहे हैं। तौफीक उनसे बातें कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो उठा और बाहर निकल गया। मैं जानता था कि अब मुझे क्या करना है, चुनांचे चंद मिनट के बाद मैं भी बाहर निकल आया। तौफीक दिलकशा के बैरूनी हिस्से में मेरा इंतजार कर रहा था। मुबारक हो आलम पना, महबूब आपके कदमों में। ए मुसखरे, मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। नाम उस कताला आलम का रुखशंदा है। बिनते सुल्तान अहमद खां बारलांग हिल आए हैं। रूम नंबर 25, 36, 27, 28 उनके पास हैं। तूने उनसे शनासाई कैसे हासिल की? कुछ गुर हैं उस्तादी के महाबली, अगर उन्हें महफूज रहने दिया जाए तो। तौफीक, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने घुरा कर कहा। ओह अच्छा, आप पूछ रहे हैं, तब तो बताना पड़ेगा। फिदवी ने एक गाइड की हैसियत से खुद को उनके सामने पेश किया है और कुछ ऐसी गुफ्तगू की है कि वो मुतासिर हो गए हैं। मसलन, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं तारीख दां हूँ और ये पेशा इसीलिए अपनाया है कि तारीख मेरी जात में गर्दिश करती रहे। आप जानते हैं आली मर्तबत के जिक्र तारीख का और बयान अपना, जो चाहते हैं सो हो जाता है, और खादिम को उर्दू अदब पर उबूर हासिल है। चुनांचे खादिम अपनी गुफ्तगू से उन लोगों को मुतासिर कराया है और खादिम को कल दिन में मिलने का वक्त भी दिया गया है ताकि यहाँ के ऐसे तारीखी मकामात के बारे में इंकशाफ किए जाएं जो सयाहों की पहुंच से बाहर होते हैं। ये है कुल तफसील, और मैं समझता हूँ कि हुजूर अनवर के ज़ौक़ की तकमील के लिए मैंने मुनासिब बंदिशें बांध दी हैं। इस दौरान जॉन हमें तलाश करता हुआ हमारे पास पहुँच गया और फिर किशोरी वगैरह भी। किशोरी को सूरत हाल बताई गई तो वो वहीं रक्स करने लगा। मैंने एक थप्पड़ उसके शाने पर जमा दिया था जिससे वो मोतदिल हो गया, और उसके बाद हम दिलकशा के हाल में वापस ना गए और अपनी रिहाइश गाह की जानिब चल पड़े। मैंने डैडी से इजाजत लेकर उस पहाड़ी मकाम का सफर किया था और मेरे साथ मेरे ये चारों दोस्त थे, जो अगर मसाइब कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इन चारों का रोजगार मुझसे ही वाबस्ता था और चारों अपने अखराजात मेरी जेब से चलाते थे। ये दूसरी बात है कि खुद मुझे इतना जेब खर्च नहीं मिलता था कि मैं उन सब के अखराजात पूरे कर सकूं, लेकिन जरूरत एजाद की माँ है और इस माँ से मेरा गहरा राब्ता है। मैंने अपनी दास्ताने हयात उन आम दास्तानों की मानी शुरू नहीं की जिनमें इब्तदा तो यहीं से होती है कि मेरे बाप फलां थे, चचा फलां थे। बचपन की सोच ऐसी थी और मैं इस किस्म का इंसान था, और इस तरह मैंने अपनी जिंदगी के सफर का आगाज किया। दरअसल मैं अपने ज़ौक़ से इस कदर मुतासिर हूँ और मेरी जिंदगी का महव यही नीला रंग है जिससे मैंने अपनी कहानी का आगाज किया। मैं आपको अपना पसे मंजर भी बता देता, लेकिन बेहतर यह है कि जिस अंदाज में मैंने एक कहानी का आगाज किया है उसकी तफसील आपको मालूम हो जाए और आप इस बात के कायल हो जाएं कि नीला रंग मेरी जिंदगी में किसी हादिसे को जरूर जन्म देता है। तौफीक से मजीद गुफ्तगू हुई और मेरे बाकी दोस्त भी जान गए
کہ اس بار میری نگاہ کسی کو اپنے لیے منتخب کر چکی ہے اور یہ زندگی میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ دوستوں کا انتخاب بھی اسی کے تحت کیا گیا تھا اور یہ سب میرے معاون کار تھے۔ یہاں اس علاقے میں ہم نے اپنے لیے کسی ہوٹل کا انتظام نہیں کیا تھا کیونکہ ہوٹل کی زندگی میں ذرا احتیاط برتنا پڑتی ہے۔ چنانچہ بارلانگ ہل میں ہمیں ایک ایسا خوبصورت بنگلہ کرائے پر حاصل ہو گیا تھا جو عام آبادی سے الگ تھلگ تھا اور ہمارے مقاصد کے لیے نہایت موزوں۔ گوس بنگلے کا کرایہ ہمیں اتنا ادا کرنا پڑا تھا کہ کسی چھوٹی موٹی جگہ اسے قیمتاً خریدا جا سکتا تھا، لیکن یہاں آنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی اور اس پلاننگ سے مجھے ایک بڑی رقم حاصل ہوئی تھی جسے اس پہاڑی مقام پر ٹھکانے لگانا تھا۔ غرض یہ ہے کہ ہم اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے اور اس کے بعد میرے ساتھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے انہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ توفیق نے جس انداز میں ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو متعارف کرایا تھا اسے بھی پسند کیا گیا تھا اور پھر پلاننگ ہونے لگی، شیطانی منصوبے بننے لگے اور بالآخر ہم لوگ ایک منصوبے پر متفق ہو گئے۔ سب کو ان کے اپنے اپنے کام سونپے گئے اور میں اس منصوبہ بندی کے بعد مطمئن ہو گیا۔ توفیق کو دوسرے دن ہوٹل روانہ کر دیا گیا اور جون اور کشوری اس کے معاون کی حیثیت سے مصروف ہو گئے۔ ہمیں انتظار کرنا تھا، چنانچہ ہم انتظار کرتے رہے۔ توفیق تقریباً 3 گھنٹے کے بعد واپس آیا تھا اور اس نے مفصل رپورٹ پیش کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ منصوبے کے مطابق ان لوگوں کو دانہ ڈال دیا گیا ہے اور کل انہوں نے دوپہر کے بعد اس جگہ کی سیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو توفیق کی بیان کی ہوئی داستان کے مطابق اس علاقے کی سب سے پراسرار جگہ ہے۔ تم نے کیا کہانی سنائی انہیں؟ میں نے سوال کیا۔ عالم پناہ وہی کہانی جو طے ہوئی تھی، یعنی راجمتی اور شردانند۔ دلچسپی لینے والے لوگوں میں کون کون تھا؟ تقریباً سبھی، اور وہ بڑے میاں تو بالکل ہی بچے معلوم ہوتے ہیں، نہ جانے بال کہاں کھڑے ہو کر سفید کیے۔ سبھی بے چین ہیں اس پراسرار علاقے میں جانے کے لیے۔ دراصل اس علاقے کی سیاحت کے دوران ہم نے ایک اتنی خوبصورت جگہ دیکھی تھی جو ہمارے نقطۂ نگاہ کے مطابق بہت ہی عالیشان تھی۔ یہاں ایک حسین ڈھلان تھا جس پر چیڑ کے درختوں کی ایک دیوار سی بنی ہوئی تھی۔ اس ڈھلان کے عقب میں کافی فاصلے پر جا کر دریائے سنجل بہتا تھا جو ایک پہاڑی کے دامن میں لپٹا ہوا آگے چلا جاتا تھا۔ یہ جگہ ہمیں اپنے نقطۂ نگاہ سے پسند آئی تھی، لیکن منصوبے کے مطابق توفیق نے ان لوگوں کو اس جگہ کے متعلق ایک کہانی گڑھ کر سنا دی تھی اور ایک گائیڈ کی حیثیت سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بہت کم لوگوں کو اس علاقے کے بارے میں یہ معلومات حاصل ہوں گی۔ کہانی کے چند کردار بھی منتخب کر دیے گئے۔ کشوری، جون اور توفیق وغیرہ کو انہی کرداروں کے مطابق عمل کرنا تھا اور اس کے لیے تیاریاں کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ہم لوگ اپنے اس مشن پر روانہ ہو گئے۔ خصوصی طور پر کرائے کی ایک جیپ حاصل کی گئی جو میرے مقصد میں کام آ سکتی تھی۔ ہم اس پراسرار علاقے میں پہنچ گئے اور توفیق ان لوگوں کے لیے روانہ ہو گیا۔ زیادہ افراد تھے، چنانچہ چپے چپے کی منصوبہ بندی کر لی گئی تھی اور جیپ کو ہم نے ایک ایسے برفانی ٹیلے کی آڑ میں چھپا دیا تھا جہاں سے وہ نظر نہیں آ سکتی تھی۔ کافی انتظار کے بعد جب کہ بادلوں کی چھاؤں میں دھند سی پھیلنے لگی تھی، ہمیں دور سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا۔ ڈلانوں تک جیپیں نہیں آ سکتی تھیں، چنانچہ جن گاڑیوں سے وہ لوگ آئے تھے انہیں ڈلانوں سے پرے ہی چھوڑ دیا گیا۔ توفیق ان لوگوں کو علاقے کی سیر کراتا ہوا لا رہا تھا اور میں نے ان کے درمیان اس خوبصورت لڑکی کو بھی دیکھا تھا جو آج نیلے رنگ کے لباس میں تو ملبوس نہیں تھی، لیکن ایک بہت ہی حسین لباس پہن رکھا تھا اس نے اور غالباً توفیق کی سنائی ہوئی کہانیوں میں بہت دلچسپی لے رہی تھی۔ پھر کہانی کا پہلا کردار منظر عام پر آیا، یعنی کشوری، جو ایک خاص قسم کی ماسک پہنے ہوئے تھا اور وہ لوگ ششدر رہ گئے۔ یہ توفیق کی بیان کی ہوئی کہانیوں کا ایک کردار تھا اور کشوری جانتا تھا کہ اسے اپنا یہ کردار کس طرح انجام دینا ہے اور اسی وقت اس دھند سے بھی خاطر خواہ فائدہ ہوا تھا اور کشوری کا اپنا کردار بڑی کامیابی سے جاری تھا۔ ان لوگوں کے چہروں پر شدید حیرت کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور میں کسی شکاری درندے کی طرح اسی لڑکی کی تاک میں لگا ہوا تھا، بس کسی مناسب پوائنٹ کی تلاش تھی۔ توفیق منصوبے کے مطابق آہستہ آہستہ ان سب کو منتشر کر کے پوائنٹ منتخب کر رہا تھا۔ پھر میں نے اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ غالباً توفیق اپنی کہانی کے مطابق انہیں مختلف جگہوں پر تعینات کر کے اس کہانی کے دوسرے مناظر دکھانا چاہتا تھا اور اس نے اپنی نفاذی سے ان سب کو سحر کا شکار کر دیا تھا۔ کشوری کے بعد جون کا نمبر آتا تھا اور جون نے بھی اپنا کردار اسی خوبی سے ادا کیا اور میں دلچسپی سے ان سب کی کارروائی دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جس کا نام غالباً رخشندہ بتایا گیا تھا مجھے اس ٹیلے کے پاس آ گئی جہاں میں اس کی گات لگائے بیٹھا تھا اور اس کے بعد بلا میرا کام کیا مشکل ہو سکتا تھا۔ میرے چوڑے چکلے بدن اور طاقتور بازوؤں کی گرفت میں وہ ایک لمحہ کے لیے مچلی، لیکن چیخنا کسی طور ممکن نہ تھا کیونکہ میں نے اس کا منہ اچھی طرح دبا لیا تھا اور پھر اسے لے کر دوڑنا میرے لیے کسی طور ناممکن نہ ہوا اور میں اس جیپ میں آ بیٹھا جو میں نے تیار کر رکھی تھی۔
दूसरे लम्हे जीप स्टार्ट होकर चल पड़ी। लड़की की पहली चीख उस वक्त बरामद हुई थी जब जीप उस टीले से तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर निकल आई थी और उसकी जद्दोजहद मेरे चौड़े चकले बाजुओं में बिल्कुल बेअसर थी। मैं खुद भी चेहरे पर मास्क लगाए हुए था और ये मास्क बेहद खौफनाक था। मेरा ख्याल था कि लड़की अगर कमजोर दिल की मालिक हुई तो इस मास्क को देखकर बेहोश हो जाएगी और फिर मैं उसे अपने मतलब की जगह होश में ले आऊंगा। लेकिन वो खूबसूरत होने के साथ साथ काफी दलेर भी थी, क्योंकि वो इस मास्क से मुतासिर ना हुई बल्कि आखिर तक जद्दोजहद करती रही। और थोड़ी देर के बाद मैं दरिया के किनारे पहुंच गया। एक ऐसी सुनसान जगह मुंतखब की मैंने जो मेरी दरिंदगी के लिए मुआवन हो सकती थी, और यहाँ मैंने जीप रोक दी। जीप रुकते ही लड़की ने एक दिलखराश चीख के साथ नीचे छलांग लगा दी, लेकिन अपने नाजुक पांव पर वो अपने बदन का बोझ ना संभाल सकी और बुरी तरह लड़खड़ा कर गिरी। मैंने जीप से नीचे छलांग लगा दी थी। लड़की वहशतज़दा अंदाज में मुझे देखे जा रही थी और कदम कदम पीछे खिसकती जा रही थी। मैं उसके सामने कमर पर हाथ रख कर खड़ा हो गया और लड़की ने सहमी हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो, क्यों मुझे यहाँ उठा कर लाए हो? मैंने आवाज बदल कर कहा, लड़की, तुझे मेरे हर हुक्म की तामील करनी है। अगर तू जिंदगी चाहती है तो खुद को मेरी आगोश में दे दे, वरना मौत के बाद जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं रह जाता। मैंने महसूस किया कि उसके खौफ में किसी हद तक कमी हो गई है। वो खामोशी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फिर उसने सर्द लहजे में कहा, कमीने कुत्ते, तू जो कोई भी है अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब ना हो सकेगा। पहले मैं तुझसे खौफजदा थी और इस दहशत का शिकार थी कि तू पता नहीं क्या चाहता है, लेकिन अब बात जरा मुख्तलिफ हो गई है। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो यहाँ से चला जा। उसका यह अंदाज मुझे बेहद पसंद आया था। मैंने कहकहा लगाकर कहा, खूब कही तूने। मैं अगर अपनी जिंदगी चाहता हूँ तो यहाँ से चला जाऊँ। बेहतर है, फैसला हो जाता है। मैं पूरे नापाक इरादों के साथ उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन उसने फौरन ही एक लंबी छलांग लगा दी थी। मैंने महसूस किया कि वो बेहद फुर्तीली है, क्योंकि मैं फौरन ही उसे पकड़ नहीं सका था। वो इस तेज रफ्तारी से भागी कि मैं उससे काफी पीछे रह गया। आसपास किसी इंसान का कोई वजूद नहीं था। न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास उभर आया। मैंने एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए लंबी लंबी छलांगे लगाई, लेकिन ये देखकर एक लम्हा के लिए हैरत से मेरा मुंह खुल गया कि वो एक ऐसी बुलंदोबाला चट्टान पर खड़ी हुई है जो बहते हुए दरिया के ऐन किनारे पर थी। चट्टान से नीचे तकरीबन 16-17 फुट की गहराई में तेजो तुंद दरिया अपने तूफानी बहाव के साथ अपने सफर पर गामजन था। मान मेरे दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि कहीं लड़की दरिया में छलांग न लगा दे। बेशक ये उसकी नादानी होगी, लेकिन हो सकता है वो अपने इरादे में इतनी ही पुख्ता हो। मैं उसकी मौत किसी कीमत पर नहीं चाहता था, लेकिन मेरा हर मंसूबा नाकाम रहा। मैंने दोनों हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया और उसे यकीन दिलाना चाहा कि मैं उसकी जिंदगी के दर पे नहीं हूँ, लेकिन वो शायद अपने अज़म की तकमील का फैसला कर चुकी थी, क्योंकि जैसे ही मैं चंद कदम आगे पहुंचा उसने दरिया में छलांग लगा दी। मेरा दिल धक से हो गया था। भला इस दरिया में उसकी जिंदगी का क्या सवाल पैदा हो सकता है? लेकिन नीला रंग मेरी निगाहों से छट गया और मैं उस रंग के छट जाने के बाद एक नॉर्मल आदमी ही होता था। इसके बारे में तफसीलात आपको बाद में बताऊंगा। लड़की के सिलसिले में कुछ ऐसा होल सवार हुआ मेरे दिल पर कि मैं हर कीमत पर उसकी जिंदगी बचाने पर तुल गया, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी ही की बाजी क्यों न लगानी पड़े। बस दरिया के किनारे पहुंचकर मैंने जूते उतारे थे और फिर दरिया में छलांग लगा दी थी। पानी का बहाव था कि खुदा की पनाह। आन की आन में उसने मुझे न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन मैं अपनी तमाम तर जिद्दोजहद लड़की को पकड़ने की कोशिशों में सर्फ कर रहा था और इस जिद्दोजहद से मैं बिल आखिर उस तक पहुंच गया। उसके लंबे खूबसूरत बाल मेरे हाथों में आ गए और मैंने उन्हें मुट्ठियों में जकड़ लिया था। लड़की तो शायद दरिया में गिरते ही बेहोश हो गई थी, लेकिन अब उसे किनारे तक ले जाना भी एक मसला था। ताहम जिंदगी की बाजी लगाने वाले हर मसले से निपटने के लिए तैयार होते हैं। नापाक जज्बों के तहत उसे यहाँ तक अगवा करके लाया था और एक तवील मंसूबा बनाया था इसके लिए, लेकिन अब उसकी जिंदगी से दिलचस्पी हो गई थी मुझे और इसके अलावा मैं सब कुछ भूल चुका था। चुनाचे मेरी कोशिश बराबर हुई और थोड़ी देर के बाद मैं दरिया के किनारे पर पड़ा हुआ हाँप रहा था। हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने उसकी जानिब कुछ तवज्जो दी। लड़की के पेट में पानी भर गया था, जिसे मैंने पानी निकालने के उसूलों के मुताबिक जहां तक मुमकिन हो सका उसके पेट से निकाल दिया। उसके बाद उस चट्टान पर पहुंचकर अपने जूते पहने और फिर बर्क रफ्तारी से उसे जीप में डालकर वापस पलट पड़ा। अब मैं ये सब कुछ बातें फरामोश कर चुका था कि वहाँ उस पुरस्रात जगह क्या हुआ, मेरे साथियों के साथ क्या हुआ। बस मुझ पर एक ही धुन सवार थी, वो ये कि लड़की की जिंदगी बचनी चाहिए। मैं उसे अपने इरादों की बीट नहीं चढ़ाना चाहता था, हालांकि ये एक मुश्किल और खतरनाक काम था, लेकिन बहरहाल जीप में सफर करते हुए मैंने कुछ फैसले किए थे। होशो हवास अब पूरी तरह काबू में आ चुके थे, इसलिए मैं फैसले कर सकता था। चुनाचे मैं फौरन ही उसे थाने ले गया।
जो मेरे सामने ही रास्ते में आ गया था। मैं समझता था कि अपना तहफ्फुज़ भी जरूरी था और किसी मकामी शख्स के मिल जाने से मुश्किल आसान हो सकती है। लड़की के बेहोश बदन को संभालते हुए मैं थाने की इमारत में दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद तमाम कांस्टेबल चौंक पड़े और फिर उनमें से हर शख्स सूरत हाल दरियाफ्त करने लगा। लेकिन मैं इंचार्ज के कमरे में पहुंच गया था। पुलिस स्टेशन इंचार्ज मुझे देखकर चौंक पड़ा था। उसने लड़की के बारे में पूछा तो मैंने उसको बताया कि मैंने इसे दरिया से निकाला है और फौरी तिबी इमदाद की जरूरत है। इंचार्ज ने उस वक्त तो मुझसे कुछ न कहा बल्कि फौरन ही मेरे साथ वहां से चल पड़ा और एक अस्पताल पहुंच गया। हॉस्पिटल में लड़की को डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया और मैं इंचार्ज के साथ डॉक्टरों की कार्रवाई की निगरानी करने लगा। थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने मुझे बताया कि बस चंद लम्हात के बाद लड़की को होश आ जाएगा, खतरे की कोई बात नहीं है। मैंने पुलिस इंचार्ज से कहा, आप इसके बारे में मालूमात हासिल करके इसे इसके घर पहुंचा दें। आप कहाँ चले? इंचार्ज ने मुझे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, क्यों, अब मेरा क्या काम है? एक इंसानी जिंदगी बचाना मेरे लिए जरूरी था। जो कुछ मेरी बसात थी उसके मुताबिक मैं उस पर जाहिर नहीं होना चाहता कि उसे अपना एहसान मंद कर दूं। मोहतरम, चरब जुबानी हर जगह कारगर नहीं होती। बराए करम आप बैठ जाइए। लड़की होश में आ जाए उसका बयान लिया जाएगा। हो सकता है कि उसकी इस कैफियत के जिम्मेदार आप ही हों। मैंने गुस्सीली निगाहों से पुलिस इंचार्ज को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मुझे लड़की के होश में आने का इंतजार करने में कोई उलझन दरपेश नहीं है पुलिस ऑफिसर, लेकिन आपने जो अल्फाज कहे हैं उससे मुझे आपकी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा है। सुनो, बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मेरा नाम शेर खान है और शेर खान को यहाँ बहुत से लोग अच्छी तरह जानते हैं। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। लड़की अस्पताल में दाखिल है, यहाँ उसकी देखभाल हो रही है। वो होश में आ जाएगी तो बाद में इसका बयान ले लिया जाएगा। पहले तुम्हारा बयान ले लिया जाए। पुलिस ऑफिसर, मैं वापस जाना चाहता हूँ। पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा मैं। और आप एक लम्हे के लिए अपने जहन को काबू करें और वो अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करें जो मुझे मुश्ताइल कर दें। शेर खान भी शायद सर फिरा ही आदमी था। इस बात पर और बिखर गया और करख्त लहजे में बोला, तुम चलते हो मेरे साथ या फिर मैं दूसरा तरीकाकार इस्तेमाल करूं? वो क्या होगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हथकड़ी डाल कर ले जाऊंगा तुम्हें। मगर किस जुर्म में आखिर सर? लड़की का बयान होने से पहले तुम नहीं जा सकते और मैं एक लम्हा भी अब यहाँ रुकना नहीं चाहता। फैसला करना आपका काम है। पुलिस ऑफिसर ने पिस्तौल निकालकर उसका रुख मेरी जानिब कर दिया था। मैंने उसे सर्द निगाहों से घूरते हुए कहा, एक ऐसे शख्स पर जिसने एक लड़की की जिंदगी बचाई हो, आपका पिस्तौल तान लेना कानून के दायरे इख्तियार में नहीं आता मिस्टर ऑफिसर। बराए करम मेरा ये कार्ड देख लीजिए और इसके बाद फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। मैंने अपना कार्ड निकालकर उसके सामने कर दिया। पुलिस ऑफिसर ने मेरा कार्ड नहीं देखा था। वो गुस्सीले अंदाज में मुझसे बोला, तुम सीधे सीधे चलते हो या फिर मैं दूसरा तरीकाकार इस्तेमाल करूं? ठीक है, चलता हूं मैं आपके साथ पुलिस ऑफिसर, लेकिन इसके बाद ये समझ लीजिए कि मेरे और आपके दरमियान मफाहमत की कोई बात नहीं होगी। और इस नुक्ते के आ जाने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इसके बाद आप अपनी इस वर्दी को सिर्फ ख्वाब ही में देख सकेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको आपके ओहदे पर बहाल नहीं कर सकती। समझ गए आप? मेरे इन अल्फाज पर पुलिस ऑफिसर ने चौंक कर मुझे देखा। बात शायद कुछ उसकी समझ में आ रही थी। उसने मुझसे मेरा कार्ड तलब किया, लेकिन मैंने कार्ड उसे नहीं दिया था। और फिर मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं एडिशनल DIG तैमूर जमाल शाह का बेटा हूँ। अपने चंद दोस्तों के साथ यहाँ सैरो सियाहत के लिए आया था। मैं शिकार के लिए दरिया के किनारे किनारे सफर कर रहा था कि यह लड़की मुझे दरिया में बहती नजर आई और मैंने अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर इसे वहाँ से निकाल लिया। और इसका अंदाजा मेरे लिबास से लगाया जा सकता है। और इसके बाद मैं कानून की हुदूद में रहकर इसे बराह रास्त अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचा और आपके साथ अस्पताल में आया मिस्टर शेर खान ऑफिसर इंचार्ज। और उसके बाद आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। बस इतना ही कहना था मुझे। अब आप जो हुक्म दें। लीजिए, ये हाथ हथकड़ियों के लिए हाजिर हैं। मैंने अपने दोनों हाथ सामने कर दिए, लेकिन मेरे अल्फाज कारगर रहे थे। पुलिस ऑफिसर मुझे ताज्जुब से देखने लगा, फिर बोला, माफी चाहता हूँ जनाब, आपको पहले अपने बारे में बताना चाहिए था। मिस्टर ऑफिसर, आपका ये अंदाज मुझे मजीद गुस्से का शिकार कर रहा है। अगर मैं एडिशनल DIG तैमूर जमाल का बेटा न होता तो आप यकीनी तौर पर मेरे साथ बदसलूकी करते। क्या ये सब कुछ कानून के दायरे कार में होता? नहीं जनाब, लेकिन आप तो अपने ही कबीले के आदमी हैं। आपको अंदाजा होगा कि किस किस तरह जराइम किए जाते हैं। मुजरिम बाज़ औक़ात खुद ही अपने आप को मासूम साबित करने के लिए ऐसे काम भी कर लिया करते हैं, लेकिन आपके बारे में मैं ये सोच भी नहीं सकता। बराए करम आप मुझे सिर्फ वो जगह बता दीजिए जहाँ आपका कयाम है। मैं दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। आपसे तो मेरा एक जाती काम भी है। और जहाँ तक रहा यहाँ की सैरो सियाहत का मसला, तो आपने बिलावजह तकल्लुफ किया जनाब। मैं आपको पूरी बारलांग हिल की सैर करा देता। आप एक मर्तबा आकर तो देखते मेरे पास। जा सकता हूँ ऑफिसर, तशरीफ ले जाइए। जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ। आप इत्मीनान रखिए।
लड़की जैसे ही होश में आएगी इसे इसके घर पहुंचा दिया जाएगा। मैं आपसे एक बार फिर माजरत खा हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ वहाँ से वापस पलट पड़ा। बहरहाल अब मेरी ज़हनी कैफियत बिल्कुल बदल चुकी थी। अपने दोस्तों के लिए भी मेरे दिल में फिक्र पैदा हुई कि पता नहीं उनका क्या हुआ, वो कामयाबी से वापस अपनी जगह पहुंचे या मेरे अलावा भी कोई और फंस गया। खैर इसकी मुझे परवाह भी नहीं थी। बहुत सी बार ऐसे वाकयात हो चुके थे। इसमें दिलचस्प पहलू ये था कि मैंने कभी अपने बाप तक बात पहुंचने नहीं दी थी और बाला ही बाला सारे मामला तय कर लिए थे। ज्यादा से ज्यादा उनका नाम ले लेना ही काफी होता था और भला इस बात से कौन इनकार कर सकता था कि मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूँ। बात तो बहुत आगे की है, जो कि मैं आपको उस छोटी सी जगह यानी बारलांग हिल नामी पहाड़ी मकाम का हाल सुना रहा था, इसलिए दूसरी बातें पसे पुष्ट रह गईं। हाँ, अगर इससे आपने मेरी शख्सियत का कोई अंदाजा लगा लिया हो तो आपकी जहानत पर मुनहसर है। अपनी दास्ताने हयात में बयान करने जा रहा हूँ। इसमें आपको बेशुमार ऐसे ही वाकयात मिलेंगे। मैं अपने बारे में ये नहीं कहूँगा, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, कि मैं एक नेक दिल और सादालो नौजवान था जो जमाने की ठोकरों से होता हुआ न जाने कहां से कहां पहुंच गया। मैं जो कुछ था उसके बारे में आपको तफसीलात बता रहा हूं और इसकी बुनियादी वजह शायद ये थी कि मेरा बाप एक इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर था कि मसाइल मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते थे। अलबत्ता मैं अपने बाप को अपनी इस फितरत का जिम्मेदार करार नहीं दूंगा, क्योंकि एक नेक नाम पुलिस ऑफिसर की हैसियत से उस शख्स ने पूरी जिंदगी गुजार दी थी और हमेशा अपने रिकॉर्ड का ख्याल रखा था। अब ये दूसरी बात है कि इंसान अपनी वो हैसियत बरकरार न रख पाए और उसका मुहर्रक बाज़ औक़ात वो खुद नहीं होता बल्कि दूसरे लोग होते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त औलाद ही होती है। खैर राह से भटक गया हूँ, तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता ही बताऊंगा। इस गुफ्तगू से मुराद ये है कि मेरी इस फितरत की तश्कील में मेरे बाप की किसी जुल्म सितम या जबर का कोई दखल नहीं था, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि मैंने उसके एक अच्छा बाप होने की हैसियत से नाजायज फायदा उठाया था। रफ्ता रफ्ता पूरी तफसील गोश गुजार कर दूंगा। पहले उन दोस्तों का हाल बयान कर दूं जिन्हें मैं वहाँ छोड़ आया था। अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचा तो सब वापस आ चुके थे। मेरा हुलिया देखकर उन्होंने हैरत का इजहार किया और मुझसे इस्तफसारे हाल करने लगे, लेकिन मैंने उन्हें डांटते हुए कहा कि पहले वो अपने बारे में तफसीलात बताएं। लेकिन मेरी तवक्को के खिलाफ वो लोग निहायत सुकून से निकल आए थे। किसी को पता भी नहीं चल सका था कि ये वाकया हो चुका है। तौफीक उन्हें अपने शहर में मुब्तला किए जा रहा था और उन्हें अपने दरमियान से अपने एक इंतहाई अहम किरदार के गुम होने का एहसास भी न हुआ था। फिर जब उन्हें यह एहसास हुआ तो वो बदहवास हो गए और उसके बाद चारों तरफ दौड़ते रहे। तौफीक ने उनका साथ दिया था, लेकिन ये बात मंसूबे में पहले ही तय हो गई थी कि जब वो यहाँ से चलेंगे तो तौफीक रास्ते में ही गुम हो जाएगा। बाकी 3 साथी तो पहले ही अपने किरदार अंजाम देकर गुम हो गए थे और तौफीक ने वही किया था जो हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा था। मैंने उन लोगों को सूरत हाल बताई तो तौफीक कहने लगा, आलम पना, मेरे ख्याल में हमने यहाँ की काफी सैरो सियाहत कर ली, अब हमें यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। ठीक है तौफीक, ऐसा करो, तुम लोग पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाओ, मैं 2-4 दिन के बाद आ जाऊंगा। दरअसल इस मसले को पाया तकमील तक पहुँचाना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि सूरत हाल बिगड़ जाए और बात मेरे डैडी तक पहुंच जाए। मैंने उन्हें तफसीलात समझाई तो वो इस बात पर राजी हो गए कि वो वापस शहर चले जाएं। मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा और मेरा यहाँ रुकना मेरे हक में बेहतर ही साबित हुआ। मैंने अलबत्ता ये काम जरूर किया था कि अपनी वो कयाम गाह छोड़ दी थी और एक होटल ही में कयाम किया था। यहाँ कुछ पैसे देकर मैंने वो कमरा पुरानी तारीखों में हासिल कर लिया था और ये काम सिर्फ एक ही शख्स जानता था, जिसका मुंह पैसे देकर बंद कर दिया गया था। और उसके बाद मैंने खुद ही पुलिस ऑफिसर से राब्ता कायम किया और उन लोगों के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो लड़की को लेकर फौरन ही शहर रवाना हो गए हैं। लड़की ने होश में आने के बाद पुलिस ऑफिसर को बताया था कि उसके साथ क्या वाकया पेश आया और पुलिस ऑफिसर उस लड़की को उसके बाप तक ले गया था। भरतौर पुलिस ऑफिसर ने यह भी बताया कि लड़की का बाप भी एक बाइज्जत और बाहैसियत आदमी था, इसलिए पुलिस ऑफिसर ने उन लोगों को तंग करना मुनासिब न समझा और इसे सिर्फ एक हवस की कार्रवाई करार दिया। मेरा उसने शुक्रिया अदा किया था और ये भी कहा था कि उन लोगों ने भी मेरा शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि मैं जो कोई भी हूँ भरतौर वो मेरे एहसान को नहीं भूलेंगे। मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने जो एहसान उन पर किया था वो मेरा दिल ही बखूबी जानता था और उसके बाद यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। चुनाचे मैं शहर वापस आ गया। चंद रोज तक ये वाकया मेरे जहन पर सवार रहा। उन लोगों के बारे में कोई तफसील मालूम नहीं थी कि दोबारा भी उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करता। चुनाचे उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता इस वाक़े को भूल गया और जिंदगी फिर उसी अंदाज में रवां दवां हो गई। मेरे दोस्त या मसाहिब मेरे हमरा थे। नित नई दिलचस्पियां, नित नई तफरीहात और हसीन हसीन लड़कियां, यही मेरी जिंदगी थी। और इस जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा कहीं भी नहीं था जो गैर दिलचस्प होता। थोड़ा सा अपना तारुफ भी करा दूं, क्योंकि तारुफ भी जरूरी है। हालांकि मैंने इन रिवायात से पहलू तही भी की है जो इस सिलसिले में राज हैं।
یعنی جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آغاز ایسے لمحات سے ہو جو میرا تاریخی پس منظر بیان کرتے ہوں۔ میں نے اس سے پہلے اپنی شخصیت آپ کے سامنے نمایاں کی، کیونکہ یہی شخصیت اس کہانی کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ میرے والد تیمور جمال شاہ محکمہ پولیس کے ایک انتہائی نیک نام اور ذمہ دار آفیسر تھے۔ ایڈیشنل DIG کے عہدے پر فائز تھے۔ میرا اپنا نام جہانگیر جمال شاہ ہے۔ میرے 2 بھائی بھی ہیں جن کے نام اکبر جمال شاہ اور طاہر جمال شاہ ہیں۔ دراصل جمال شاہ ہمارے کوئی پردادا قسم کی چیز تھے جو ایک مخصوص علاقے میں پوجے جاتے تھے۔ انگریزوں سے دوستی تھی اور انگریزوں نے انہیں خوب نوازا تھا۔ یہ نوازشیں ایک وسیع و عریض زمین کی شکل میں تھی جہاں کے وہ جاگیردار تھے اور اس زمین کے رہنے والوں کے پیر بھی۔ اور پیر آپ جانتے ہیں کون ہوتا ہے، وہ جو دولت میں کھیلتا ہو اور اپنے سے کم تر حیثیتوں کے لوگوں کے کام آتا ہو۔ ایسے لوگ عموماً پیر بن جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ جمال شاہ صاحب پیر تھے اور ان کے صاحبزادہ پولیس کے ایک ذمہ دار آفیسر۔ چونکہ دادا جان انگریزوں کے زمانے سے ایک نیک نام پولیس آفیسر چلے آ رہے تھے، انگریزوں کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن جو عزت و حیثیت انگریز کسی کو دے گئے تھے وہ بہت کم متاثر ہوئی تھی، کیونکہ 10 سال کے غلام ذہن آقاؤں کی نوازشوں کو نظر انداز نہیں کر سکے تھے۔ خیر، یہ ایک اضافی بات ہے۔ غرض یہ کہ والد صاحب قبلہ بھی محکمہ پولیس ہی کے حصے میں آئے، تربیت یافتہ گھر کے تھے اور جانتے تھے کہ اس محکمے میں زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ فطرت میں شرافت حد سے زیادہ ہی سرایت کر گئی تھی، جس کا تعلق پتہ نہیں دادا پردادا سے تھا یا یہ ان کی ذاتی حیثیت تھی۔ ویسے انگریزوں کے دوست، خیر چھوڑیے ان باتوں میں کیا رکھا ہے، کسی کو برا کہتے کہتے بھی زبان تھک جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب اس تھکی ہوئی زبان سے ان لوگوں کا تذکرہ بے سود ہی ہے جو ہم پر سے ٹل گئے۔ تو والد صاحب قبلہ اپنی شرافت و نیک نامی، بہادری، دلیری اور ذہانت و فراست کی بدولت ترقی کے مدارج طے کرتے چلے گئے، یہاں تک DIG کے عہدے پر پہنچ گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہیں کچھ اور محکموں کے معاملات بھی دیکھنا پڑتے تھے، اور اس طرح وہ سرکاری طور پر اہم ترین حیثیت کے مالک تھے۔ اور شاید ایسے پولیس آفیسر بہت ہی کم ہوں جو ایک طویل عرصے سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہوں، اور اس کی وجہ شاید ان کی نیک نامی ہی تھی جو الگ سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھی۔ اپنے کام کے ماہر تھے اور بہت سے کام سر انجام دے رہے تھے۔ لین دین میں کوئی کھوٹ اس لیے نہیں کی کہ زمینوں کا پیسہ بھی آ جاتا تھا، اس لیے کسی قسم کی کوئی مالی پریشانی نہیں تھی۔ برادران کلاں یعنی اکبر جمال شاہ اور طاہر جمال شاہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ان کے مستقبل کے فیصلے کر لیے گئے تھے۔ میں چھوٹا اور کھوٹا تھا، تعلیمی معاملات میں والد صاحب کے نقطہ نگاہ سے پیچھے نہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مجھ پر آج تک کوئی آتاب نازل نہیں ہوا تھا۔ دراصل لطف تو کسی طاقتور سے ہی مقابلہ کرنے میں آتا ہے۔ والد صاحب نے جہاں چاروں طرف اپنی ڈاک بٹھا رکھی تھی، وہاں اپنے گھر کے معاملے میں وہ ذرا کچے پڑ گئے۔ یہ بتا دینے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ تعلیم کے حصول سے مجھے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، بس کام چلانے والا معاملہ تو ہو ہی چکا تھا۔ باقی رہا جہاں تک تعلیمی ریکارڈ کا مسئلہ، تو اس سلسلے میں میں جانتا تھا کہ کیا طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ چند کرم فرما ایسے تھے جو بغیر کسی لالچ کے میری کاپیوں میں میرے نمبر بڑھا دیا کرتے تھے، اور اسی طرح میرا کام چل رہا تھا۔ جاننے والے جانتے تھے کہ میری دونوں سائیڈ مضبوط ہیں، یعنی ایک طرف اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو میرے دوستوں کی ٹیم کافی خطرناک تسلیم کی جاتی تھی اور وہ کسی سے اپنی بات منوانے کے گر جانتے تھے۔ دوسری طرف اگر قانون کا سہارا لیا جاتا تو قانون میرا باپ تھا، اور ابھی تک ایسی کوئی نوبت نہیں آئی تھی کہ مجھے اپنے باپ کا سہارا لینا پڑے۔ ٹیڑے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے میرے دوستوں کی یہ ٹیم کام آ جاتی تھی، اور ٹیڑے لوگ جب یہ معلوم کر لیتے تھے کہ میں کس کا بیٹا ہوں تو خود ہی سیدھے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دوسری سمت سے بھی کام نہیں بن سکتا۔ حالانکہ یہ صرف ان کی سوچ تھی اور میری ذہانت کہ میں نے معاملہ اب تک ڈیڈی تک پہنچنے نہیں دیا تھا۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی کہ ڈیڈی کے اصول دراصل محکمہ پولیس کے اصول تھے، اور ان اصولوں سے روگردانی ذرا ممکن نہیں ہوتی تھی۔ اکبر میاں اور طاہر میاں ویسے ہی لاڈلے اور شریف تھے۔ میں نے اپنے طور پر اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے یہاں پر بھی اپنی ذہانت سے ہی کام لیا تھا، چونکہ اب تک باپ کی نگاہوں میں میرا کوئی بڑا مقام نہیں تھا اور میں نے اپنے آپ کو نہایت احتیاط سے چھپائے رکھا تھا۔ اس لیے کبھی کبھی اگر بہت ہی مخلص، نادر اور غریب دوستوں کا کوئی ایسا کام پڑ جاتا جو میرے ڈیڈی کے ذریعے طے ہو سکتا تو میں ان کی سفارش کر دیتا تھا، اور DIG صاحب میری سفارش مان بھی لیا کرتے تھے۔ بس اتنا سا کام کرنا ہوتا تھا کہ جو کام میں ان سے لیتا اسے انتہائی جائز قرار دے دیتا تھا، اور اس میں میری ذہانت کار فرما ہوتی۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ میرے مخلص اور نادار دوست بعض اوقات مجھے 50 ہزار اور اس سے بھی کچھ زیادہ کی رشوت پیش کر دیا کرتے تھے، اور جیب خرچ کا معاملہ تو بس اتنا ہی تھا کہ وہ میرے دوستوں کو بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ اگر ان مخلص اور نادار دوستوں اور شناساؤں کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو میں اپنی زندگی میں یہ عیش و عشرت جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ ڈیڈی کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ جو کام انہوں نے میرے مفلس دوستوں کے لیے کیا ہے
वो मुफलिस दोस्तों का काम नहीं बल्कि उन लोगों का है जो बहुत आगे की चीज होते हैं। और अभी तक कोई ऐसा बड़ा मसला भी नहीं बन सका था कि डैडी इस मामले की तरफ मुतवज्जे होते। ये भी तकदीर ही की बात थी और तकदीर ने इसमें कोई शक नहीं है कि आज तक मुझे कामरान ही रखा था। बड़े से बड़े मसले में हाथ डाल दिया, बड़ी गलत सलत हरकतें कर डाली, लेकिन कुछ तकदीर, कुछ जहानत और कुछ अमदाद से काम चल जाता था। ये था मेरा तरीकाकार। पसंदीदा जगह मनिका क्लब थी जहाँ मेरी बड़ी इज्जत व तौकीर थी और उमूमन उस क्लब में मैं ताश खेलता था। बाज़ औक़ात हजारों रुपए जीत लिया करता था और बाज़ औक़ात हजारों ही का नुकसान हो जाता। जब जिंदगी में ही ये सब कुछ हो तो इंसान को भला क्या पड़ी है कि इसमें कुछ तब्दीलियों के बारे में सोचे। हाँ, हरफ़े आम में इस किरदार को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अच्छे किरदार कौन से होते हैं ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। जिन लोगों को जिंदगी में ताइशात के वसाइल हासिल हों वो अच्छे लोग कहलाते हैं और अच्छे अंदाज में जिंदगी के सारे मामलात पूरे कर लेते हैं। और जिन्हें कोई दिक्कत होती है वो जरा सी उंगलियां टेढ़ी कर लेते हैं तो लोग उन्हें बुरा करार देते हैं। अब ये तो लोगों की बात है, हमारी अपनी सोच क्या है ये तो हम ही जानते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरा तारुफ मुकम्मल हो चुका है, यानी अब ये कहना मुनासिब है कि मैं एक जमींदार पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ और मैं अपने मामलात अपनी मर्जी के मुताबिक हल कर लेता हूँ।